रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो 48 घंटों की जंगबंदी का जो फ़ैसला हुआ है, इस सीज़ फायर के बाद जो पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान को बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है, उस सरप्राइज़ ने अफ़गानिस्तान की दौड़ें लगवा दी हैं, अफ़गानिस्तान की चीखें निकलवा दी हैं। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के लिए ये बड़ा सरप्राइज़ क्या है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने बड़ा फ़ैसला किया है, बल्कि वज़ीर आला पंजाब के इस फ़ैसले को भी आप बड़ा सरप्राइज़ करार दे सकते हैं। ये सरप्राइज़ क्या है, बड़ा फ़ैसला क्या है, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो नए वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, जिन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपना ओपनिंग बैट्समैन करार दिया है, उनकी और उनकी टीम की दौड़ें क्यों लगी हैं। इसके अलावा कुछ और भी अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल जो एक ख़बर आई कि आज 16 अक्टूबर को जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, जिसकी समाअत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया था, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब उस डिवीज़न बेंच की सरबराही कर रहे थे। अब ये जो समाअत नाज़रीन मुलतवी हुई है, इस समाअत के इल्तवा के बाद जो आज तोशाखाना केस की समाअत थी अडियाला जेल में, जिसे 2 बजे तक मुलतवी किया गया था कल की अदालती कार्रवाई के बाद, उसकी वजह ये पता चली है कि चूँकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, उस अदालती कार्रवाई के पेश नज़र तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है उसे 2 बजे तक मुलतवी किया गया था। लेकिन अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई है मनसूख कर दी गई है और जो जज साहब हैं शाहरुख अंजुमन साहब, वो अडियाला जेल पहुँच चुके हैं, इस केस की समाअत होना है। लेकिन ताहाल जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की लीगल टीम में से कोई अभी तक जो है अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुँचा है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने जो बड़ा फ़ैसला किया था कि वो आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगे, और इस मुलाकात के सिलसिले में जो होम डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से 2 खतूत लिखे गए थे। एक ख़त पंजाब को लिखा गया था, एक ख़त जो है वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद को यानी मरकज़ लिखा गया था, जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी, इल्तिजा की गई थी, दरख्वास्त की गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। इस मुलाकात में दोनों हुकूमतें, वफाक और पंजाब हुकूमत जो है फैसिलिटेट करें। अब तक के नाज़रीन इतलात के मुताबिक ये जो मरासले KP हुकूमत ने मरकज़ और पंजाब को लिखे हैं, इन पर किसी किस्म का जो तहरीरी जवाब है, तहरीरी जो रिस्पांस है, वो KP हुकूमत के होम डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है। टेलीफोनिकली अगर कोई मैसेज कन्वे हुआ है तो अलग बात है, लेकिन ख़तो किताबत के ज़रिए, मरासले के ज़रिए कोई जवाब खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब और मरकज़ की जानिब से नहीं दिया गया है। तो इन हालात को देखते हुए आज सुहेल अफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, मुलाकात होती है, मुलाकात नहीं होती। लेकिन जो एक ख़दशा नज़र आ रहा है, जो अली अमीन गंडापुर पे इल्ज़ाम लगता था कि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, लेकिन वो कैसे हो सकता है कि अडियाला जेल में जाके अपने पार्टी के बानी के साथ मुलाकात ना कर सकें। तो वही ख़दशात सिर्फ 24 घंटे हुए हैं सुहेल अफरीदी साहब को हलफ उठाए हुए, वही ख़तरात के और ख़दशात के जो बादल हैं वो सुहेल अफरीदी के सर पर भी मंडलाने लगे हैं। और इस ख़तरे और ख़दशे से निपटने के लिए फ़ैसला ये हुआ है कि इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए जो नए वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। अब जो आर्टिकल 184(3) की नाज़रीन जो दरख्वास्त है, ये बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ है, ये अवामी दिलचस्पी से मुतल्लिक़ है, ये मफाद आमा से मुतल्लिक़ है। अब अगर आज मुलाकात नहीं होती, जैसे मैंने कहा कि टेलीफोनिकली ग़ालिबन हो सकता है कोई पैगाम दिया गया हो, कोई मैसेज दिया गया हो, लेकिन रिकॉर्ड पे ऐसी कोई बात नहीं आ सकी है। लेकिन अगर ये मुलाकात नहीं होती तो फिर ये आइनी दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के फिर बेंच में जाएगी। लेकिन बेंच में दरख्वास्त जाने से पहले इस दरख्वास्त पे एतराज़ात का फ़ैसला किया जाएगा कि आया कि ये जो दरख्वास्त है रजिस्ट्रार ऑफिस फ़ैसला करेगा कि ये काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है। जो हमारे साथी ये कहते हैं ना कि ये 2 सूबों के माबैन या सूबे और मरकज़ के माबैन कोई तनाज़ा बनेगा,
وہ درخواست آرٹیکل 184(1) کے تحت سپریم کورٹ میں دائر ہوتی ہے. جو کسی صوبے اور وفاق کے درمیان تنازع ہو یا دو صوبوں کے مابین تنازع ہو، وہ آرٹیکل 184(3) کی درخواست نہیں ہوتی، وہ آرٹیکل 184(1) کی درخواست ہوتی ہے. وہ آئینی ایک ڈسپیوٹ ہوتا ہے وفاق کی اکائیوں کے درمیان یا وفاق کی اکائی کے درمیان. یہ جو درخواست ہے جو دائر کرنے کا ابھی انیشلی فیصلہ کیا ہے کے پی حکومت نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ میں آتی ہے. وہ دیکھتے ہیں آج کیا ہیپننگ ہوتی ہے اور توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت سے آج کیا نکلتا ہے. عمران خان صاحب کے وکیل اپنے دلائل مکمل کر پاتے ہیں، فیصلہ آتا ہے یا فیصلہ محفوظ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کچھ اہم فیصلے کیے ہیں. اب یہ 3 خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ان 3 خبروں پہ آنے سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے مابین جو جنگ بندی ہوئی ہے 48 گھنٹوں کی، اس کی ٹائم لائن دی گئی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے درمیان، پاکستان کی فورسز افغان طالبان کے درمیان کسی قسم کی کوئی جھڑپ جو فائرنگ ہے وہ نہیں کی جائے گی. اب اس کے بعد ناظرین جو ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ فیصلہ ناظرین یہ ہے کہ جو ایف بی آر ہے، پاکستان کا ادارہ جو ایف بی آر ہے، اس کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کراچی پورٹ پہ اور قاسم پورٹ پہ جتنے بھی کنٹینرز وہاں پہ موجود ہیں، ان تمام کنٹینرز کو جو کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغانستان کی طرف روانہ کیے جانے تھے، ان تمام جو کنٹینرز ہیں ان کو روک لیا گیا ہے اور ان پہ لدے جو کنٹینرز تھے ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی اگلا حکم نہیں آ جاتا، یہ جو کنٹینرز رکھے گئے ہیں جو کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت باہر سے افغانستان بھجوانے کے لیے آئے تھے، ان کی جو روانگی ہے ان کو افغانستان روانہ نہیں کیا جائے گا. اور جو کنٹینرز ٹرالرز پہ یا ٹرکوں پہ لوڈ کر دیے گئے تھے ان کو آف لوڈ کرنا وہ شروع کر دیا گیا ہے. اور تا حکم ثانی یہ فیصلہ وہ سامنے آیا ہے. اور اس میں ایک یہ سرپرائز بھی سامنے آیا ہے افغانستان کی حکومت کے لیے، افغانوں کے لیے، سیز فائر کے بعد، جنگ بندی کے بعد، کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کی مکمل جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ مکمل طور پہ معطل رہے گی. جو آلریڈی گیٹ پاسز جاری کیے جا چکے تھے کہ یہ کنٹینرز یہاں سے نکالے جائیں، ٹرالرز پہ لوڈ کیے جائیں، وہ تمام کے تمام جو لائسنس ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. اور ذرائع کے مطابق جو کنٹینرز کوئٹہ چمن بارڈر پہ اور جو کنٹینر طورخم بارڈر پشاور پہنچ چکے تھے، وہاں پر جو کنٹینرز اتارنے کی جو گنجائش ہے وہ گنجائش بھی ختم ہو چکی ہے. لیکن یہ جو حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو ٹرانسپورٹیشن معطل کی گئی ہے، یہ تا حکم ثانی یعنی غیر معینہ مدت تک وہ برقرار رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اب ان فیصلوں کی ڈیٹیل سے بھی آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں. ایک تو ناظرین جو افغان پنجاب میں موجود ہیں، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. یعنی وہ بھی اب پاکستان میں اگر رہ رہے ہیں، وہ افغانی جو کہ قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کا کاروبار ہے، اربوں روپے کا کاروبار ہے، ان کو ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کریں اور ٹیکس کی مد میں آپ ادائیگی نہ کریں. تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانی غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں، ان غیر قانونی طور پہ مقیم افغانیوں سے متعلق بھی پنجاب حکومت نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ان کا جو ریئل ٹائم ڈیٹا ہے غیر قانونی طور پہ مقیم افغانیوں کا، وہ ریئل ٹائم جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا بھی تیار کیا جائے گا تاکہ حکومت کے پاس وہ اعداد و شمار موجود ہوں کہ پنجاب میں کتنے ایسے افغانی ہیں جو کہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں. اب یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے. ایک طرف حکومت کا فیصلہ ہے کہ غیر قانونی طور پہ مقیم جو افغانی ہیں ان کو بے دخل کیا جائے گا، تو بے دخلی کے وفاقی حکومت کے اس فیصلے کی موجودگی میں یہ جو ڈیٹا تیار کرنا ہے کہ پنجاب میں غیر قانونی طور پہ کتنے افغان مہاجرین مقیم ہیں، یہ ڈیٹا تیار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ تحریک لبیک پاکستان سے متعلق ہے، جس کے سربراہ سعد رضوی صاحب ہیں. اب یہ فیصلہ جو پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی سے متعلق کیا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے لیے کہ اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی جائے
वफाकी हुकूमत को सिफारिश करेगी, वफाकी हुकूमत को रेफरेंस पंजाब हुकूमत की जानिब से भिजवाया जाएगा और उस रेफरेंस का जायज़ा लेने के बाद या इंक्वायरी करवानी है, इंक्वायरी कराने के बाद पूरा एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से फिर तहरीक लब्बैक पर जो है वो पाबंदी लगाने के हवाले से हतमी तौर पे फ़ैसला जो है वो सामने आएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये ज़रूर फ़ैसला किया है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उस कानून के तहत मजहबी जमात को यानी TLP को 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा और जो इनकी तरफ से ऑफेंसेस किए गए हैं, कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई हैं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, कत्ल और डकैती के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कार्य सरकार में मदाखलत के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और इन मुकदमात को चलाया जाएगा बड़े ही सख्ती के साथ, बड़ी ही तेज़ी के साथ। और जो सोशल मीडिया पे ऐसे अकाउंट्स मौजूद हैं जिन अकाउंट से नफ़रत अंगेज़ मवाद जो है वो नशर किया गया, पब्लिक किया गया, उन अकाउंट पर पाबंदी के लिए भी जो है वो इक़दामात उठाए जाएंगे। NCCI से जो है वो रजू किया जाएगा और लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी और गैर कानूनी असला रखने पर भी पाबंदी और जो लाइसेंस का इजरा है उस पर भी पाबंदी का फ़ैसला किया गया है। और जिन लोगों के पास गैर कानूनी असला मौजूद है उन्हें ये असला हुकूमत के हवाले करने के लिए एक डेडलाइन, एक लिमिट, एक मोहलत दी जाएगी। तो ये पंजाब हुकूमत ने बड़े फ़ैसले किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक वीडियो कल सोशल मीडिया पे वायरल होती रही कि एक सरकारी स्कूल के ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीर वाला झंडा लहरा रहा था, इस तस्वीर वाले झंडे पर भी पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया है और जो महकमा तालीम पंजाब है उनकी तरफ से गुजरात का खारियां का जो सरकारी स्कूल था जहाँ पे मरीम नवाज़ की तस्वीर वाला झंडा लहराया गया था, लगाया गया था, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये लापरवाही या गफलत क्यों बरती गई और मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर, मजाज अथॉरिटी के नॉलेज में लाए बगैर ये इकदाम क्यों उठाया गया कि मरीम नवाज़ की तस्वीर वाला जो झंडा है उससे एक सरकारी इमारत, एक तालीमी इमारत के ऊपर जो आपने लहरा दिया है। तो इस पे अब मुतलका कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे जवाब मांग लिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो आज एक बड़ा मुकाबला, जो एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतवक्के है, जिसको लेके नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे टिकी हुई हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हैं। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 13 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं और मजमूई तौर पे इस इलेक्शन में जो वकला हजरात हैं, उनके जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनकी तादाद जो है वो 4393 है। 4393 तादाद है वोटर्स की, जो आप अपना सुप्रीम कोर्ट के बार के इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सिटी इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद 805 है। आसमा जहांगीर ग्रुप के जो सदारती उम्मीदवार हैं वो हारून रशीद साहब हैं और जो हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हैं उनका नाम तौफीक आसिफ साहब हैं। दोनों अपनी जगह पे तगड़े और मजबूत कैंडिडेट हैं। आज कांटे का मुकाबला मतवक्के है। 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। 5 बजे के बाद ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का जो मैदान है वो मैदान किसने मारा है। इजाज़त